हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करें, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। एक ऐसा ऑर्डर जहां पे मेटल्स को उसके रिएक्टिविटी के बेसिस पे अरेंज किया गया हो, उस सीरीज को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज के अंदर मेटल्स को अरेंज किया गया, दैट इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। Another definition of reactivity series of metal is the arrangement of metals in a vertical column in order of their decreasing reactivity is called reactivity series of metal। एक ऐसी अरेंजमेंट जहां पे मेटल्स को एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया गया है, वो वर्टिकल कॉलम में जहां पे मेटल अरेंज हुए हैं वो मेटल्स की डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी को शो कर रहे हैं। मतलब कि जो सबसे टॉप मोस्ट मेटल होगा वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा, और जो बॉटम में हमारा मेटल होगा वो लेस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। मतलब कि जो मेटल की रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देख सकते हैं अपनी फिगर के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल हमारा होगा पोटेशियम, जिसका सिंबल है के। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो पोटेशियम है, और लेस रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो प्लेटिनियम इज अ लेस रिएक्टिव मेटल्स। अगर हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी हमारी डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है हमारी टॉप से बॉटम। अगर हम बात करें जिंक और आयरन की, जिंक और आयरन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो हमको पता नीचे जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, जिंक ऊपर है तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों मेटल में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की और लेड की, तो मैग्नीशियम और लेड में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जो ऊपर होगा, जो टॉप वाला होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा नीचे वाले से। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू लेड। जो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन है वो मेन एलिमेंट है। हाइड्रोजन को देखते हुए हमारी रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है। तो याद रखना, जो रिएक्टिविटी है एलिमेंट की वो डिक्रीज हो रही है टॉप से बॉटम। और पोटेशियम जो है हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। प्लेटिनियम और गोल्ड की बात करें वो लेस रिएक्टिव मेटल है। इस प्रकार के एलिमेंट को, इस प्रकार के मेटल को हम नोबल मेटल भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन को शो नहीं करते। अब क्वेश्चन में तो रिएक्टिविटी सीरीज आती है पेपर के अंदर। अब रिएक्टिविटी सीरीज को याद कैसे करें? तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की ट्रिक है हमारी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी, हाइड्रोजन कॉल मी समथिंग गुड प्लीज। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, तो प्लीज का P रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेशियम को, स्टॉप का S रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम को, और कैल्शियम को रिप्रेजेंट कर रहा है Ca, M रिप्रेजेंट मैग्नीशियम, A रिप्रेजेंट एल्यूमिनियम, C रिप्रेजेंट कार्बन, Z जिंक, I आयरन, L लेड एंड हाइड्रोजन, C रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कॉपर को, M रिप्रेजेंट कर रहा है मर्क्यूरी को, S रिप्रेजेंट कर रहा है सिल्वर को, G रिप्रेजेंट कर रहा है गोल्ड को, और P रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा प्लैटिनियम को। तो ये थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने की ट्रिक। Please stop calling me a cute zebra in the library. Please stop calling me a cute zebra in the library. Hydrogen call me something good, please. This is the trick to learn reactivity series of metal. Next हम बात करते हैं अगली केमिकल प्रॉपर्टीज की, that is when metal react with metal salt solution। जब मेटल अपने ही मेटल के साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है, जो हमने मेटल लिया है और एक हमने मेटल का साल्ट सॉल्यूशन लिया है, वो मेटल हमारा दूसरा होगा, दूसरे जो हमने मेटल स्टार्टिंग में लिया है। इट मींस हमने एक मेटल लिया है A और एक साल्ट सॉल्यूशन लिया है मेटल का, बट यहाँ पे जो मेटल है वो क्या है? B है। रिएक्ट करके क्या बनाया? साल्ट सॉल्यूशन बनाया। किसका साल्ट सॉल्यूशन बन गया? A का, और मेटल भी यहाँ पे अलग हो गया। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, हमने रिएक्टेंट में लिया है आयरन और कॉपर सल्फेट, और प्रोडक्ट में हमारे बने कॉपर और आयरन सल्फेट। तो इट मींस आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू कॉपर। तो कॉपर यहां से डिस्प्लेस हो गया और आयरन वहां पे उसकी जगह पे चला गया, तो यहां से बन गया हमारा आयरन सल्फेट। इस प्रकार की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने पढ़ा था, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर तुमको लर्न करनी है तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स आनी चाहिए।
नेक्स्ट है व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, जब मेटल्स की रिएक्शन किससे कराएंगे, नॉन मेटल के साथ कराएंगे। हमको पता है मेटल्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है, बड़ी लो होती है। इट मींस मेटल्स वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कौन सा एलिमेंट लिया है, कौन सा मेटल लिया है, सोडियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, तो किससे एटॉमिक नंबर होता है 11। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कैसे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे होते हैं। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गया और यहाँ पे सोडियम कटायन बन गया जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 28। अब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 281 थी। अब सोडियम सोचेगा मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर दूं। अगर उसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करना है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, अपने अंदर से लूज कर देगा, ताकि उसका जो आयन है वो कैसा बन जाएगा, एक नोबल गैस के एलिमेंट जैसा बन जाएगा। और सारे के सारे एलिमेंट चाहते हैं हम जो कैसे बन जाए, नोबल गैस जैसे बन जाए, क्योंकि नोबल गैस कैसी होती है, लेस रिएक्टिव होती है और किससे रिएक्ट नहीं करेगा तो बड़ा स्टेबल हो जाएगा। अगर नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स में हमने लिया है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू सेल इज 287। अब यहाँ पे ये भी चाहेगा मैं कैसा बन जू, नोबल गैस जैसा बन जू। तो ये नोबल गैस जैसा बनना चाहता है, तो नोबल गैस की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, कंप्लीट होती है। तो ये क्या करेगा, सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा था उस इलेक्ट्रॉन्स को कौन ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसीलिए इसको बोलते हैं अनायन। पॉजिटिव चार्ज कटायन, अगर किसी एलिमेंट में नेगेटिव चार्ज है दैट इज नोन एज अनायन। तो यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, तो सोडियम की बात करते हैं। सोडियम पे हमारे जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 1। तो सोडियम पे हमने लगा दिया 1 क्रॉस, जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जो कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में थे। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया डॉट से। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या आएगा, मेरे को एक इलेक्ट्रॉन लेना है और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को दे दिया, जिसकी वजह से सोडियम पे आ गया प्लस चार्ज, जिसको हम बोलते हैं कटायन। और क्लोरीन पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, दैट इज नोन एज अनायन। अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट, जिसकी वजह से हमारा एक सॉल्ट बन जाएगा जिसे हम बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम एंड क्लोराइड आयन फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे सोडियम का भी क्या बन गया, कटायन बन गया। क्लोरीन का क्या बन गया, अनायन बन गया। दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, NaCl बना दिया, साल्ट बना दिया। ये NaCl बना कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे मेटल्स थे उनपे क्या था, अपोजिट चार्ज था। अपोजिट चार्ज होने की वजह से उन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर दिया। उस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछते हैं आयोनिक कंपाउंड में कौन सी टाइप की अट्रैक्शन होती है, तो आंसर आएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द टू अपोजिट चार्ज मेटल आयन। तो जो हमारे मेटल आयन से अपोजिट चार्ज वाले वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे उस समय जो अट्रैक्शन होगी वो होगी हमारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड ही रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगी। तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये था हमारा जब मेटल रिएक्ट करेगा नॉन मेटल के साथ। अब आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, ड्रॉ द आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का आपको आयनिक स्ट्रक्चर बनाना है। इसका आंसर हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके भी इसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। अब आयोनिक कंपाउंड्स में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इट मींस जो आयोनिक कंपाउंड होंगे, जो साल्ट्स होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो भी कैसी होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर। अगर हम इसके फिजिकल नेचर की बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड की, तो आयोनिक कंपाउंड जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं और कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं, क्यों सॉलिड होते हैं, उसके पीछे का रीजन है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन। जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयन बनते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से इनका जो नेचर होता है आयनिक कंपाउंड का वो कैसा होता है, सॉलिड और हार्ड होता है। जनरली आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, ब्रिटल इन नेचर होते हैं, चमकदार होते हैं।
नेक्स्ट हमारी जो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है दैट इज द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। उसके पीछे का रीजन भी यही है क्योंकि इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, उसको तोड़ने के लिए, उस आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ज्यादा। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि आयनिक कंपाउंड डिसोशिएट हो जाते हैं अपने आयंस में और वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं क्योंकि वाटर भी कहता है हमारा पोलर नेचर का है। पोलर मीन ये भी H+ और OH नेगेटिव आयंस के फॉर्म में टूट जाता है। अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर क्या होगा, अपने H+ और OH नेगेटिव आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। इट मीन जो हमारा वाटर होगा वो कैसा होगा, पोलर नेचर का होगा। H+ और OH नेगेटिव आयंस की फॉर्म में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और आयनिक कंपाउंड भी जनरली पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। और हमको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर में ही डिसॉल्व होगा। नेक्स्ट प्रकार की हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट इज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, अगर आयनिक कंपाउंड हमारी सॉलिड फॉर्म में है तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होगा तो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो हमारा किस फॉर्म में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा आयनिक कंपाउंड, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। अगर आप बात करते हैं अपने नमक की, NaCl की, सोडियम क्लोराइड की, अगर वो तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में है, जैसे हम उसको जनरली हमको जो मिलता है, वो उस समय इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करेगा, यहां भी क्वेश्चन आता है, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल। हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होगी जब हमारे आयंस क्या करेंगे, मूव करेंगे। बट इन द केस ऑफ सॉलिड रिजिड स्ट्रक्चर होने की वजह से वहां पे स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आयंस के बीच में, उस समय आयंस जो होंगे मूव नहीं करेंगे। अगर उसी ही आयनिक कंपाउंड को, अगर वो आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में था, अगर हम उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करा के मोल्टन स्टेट में ले आते हैं, थोड़ी हीट प्रोवाइड करके अगर उसको मोल्टन स्टेट में ले आते हैं तो उस समय वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों? क्योंकि जब हम उसको मोल्टन स्टेट में ला रहे होंगे हीट देने की वजह से, जब उसको हीट देंगे, हीट दे रहे होंगे, उस समय आयनिक कंपाउंड क्या हो रहा, ब्रेक हो रहा होगा अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा तो वहां पे मूवमेंट ऑफ आयंस होगी। मूवमेंट ऑफ आयंस होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। फिगर के में आप देख सकते हैं जो हमारा थर्ड फिगर है, उस समय बल्ब ग्लो हो रहा है। बल्ब ग्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि उस कंडीशन के अंदर जो आयनिक कंपाउंड था वो लिक्विड स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में है, जिसकी वजह से वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। सेकंड फिगर के अंदर आप देख सकते हैं, सेकंड फिगर के अंदर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा क्योंकि उस समय आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है। और फर्स्ट फिगर के अंदर जो वाटर है वो डिस्टिल्ड वाटर है, उस कंडीशन के अंदर भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। Thanks for watching this video. In next video lecture, we will discuss NCERT question.